गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 8 जो कि आप लोगों का पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, संसाधनों की भू राजनीति। ठीक है, संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं बेटा जो तकरीबन हमारे विश्व के हर एक देश को प्रकृति की देन है। ठीक है, बहुत सारे संसाधन जिनकी जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, हम उन्हीं को संसाधन बोलते हैं और तकरीबन सभी देशों में कोई ना कोई संसाधन जरूर मिलते हैं। ठीक है, इन संसाधनों को लेकर भू राजनीति यानी विभिन्न देश राजनीति करते ही हैं। ठीक है, यानी संसाधनों को लेकर बहुत सारे देश हैं जो आपस में राजनीति करते हैं। अब ऐसी राजनीति आखिरकार करते कौन को, किन किन संसाधनों को लेकर राजनीति होती है, वो दो हैं आप लोगों के। एक पेट्रोलियम है जिसको हम तेल भी बोलते हैं और एक जल है। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम और जल ये दो ऐसे संसाधन हैं जिनको लेकर सभी देश आपस में खूब राजनीति करते हैं। इनको लेकर विभिन्न देशों के बीच में खूब संघर्ष भी हुए। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करें, जो मैंने अभी बोला वही था बेटा कि बहुत सारे देश हैं इनके बीच संघर्ष हुए हैं इन दोनों के दोनों संसाधनों को लेकर। ये दो संसाधन वे संसाधन है जो सबसे ज्यादा संघर्ष का कारण बनते हैं किन्हीं भी देशों के बीच में। ठीक है, और हमारी जो वैश्विक राजनीति है, वैश्विक राजनीति यानी सभी देशों की जो राजनीति है उनकी नीतियां कहीं ना कहीं पानी और इस पेट्रोलियम यानी तेल को लेकर इस तरह की रणनीतियां वो तैयार करते ही हैं जिसके माध्यम से उनके देश में कुछ फायदा कमाया जा सके। ठीक है, जिन देशों में पेट्रोलियम ज्यादा है वो पेट्रोलियम से ज्यादा फायदा कमाने की सोचते हैं और जिनके अंदर जल की कमी है वो अपने जल को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब जो तेल दुनिया भर के भंडार है जिनके पास वो तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जिसके पास तेल के भंडार नहीं है वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसके चलते आपस में संघर्ष होते हैं विभिन्न देशों की। ठीक है, इसके लिए चैप्टर नंबर 3 जो अमेरिकी वर्चस्व वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें 2003 में एक ऑपरेशन इराक की फ्रीडम पढ़ा था। ऑपरेशन इराक की फ्रीडम यहाँ लिखा भी हुआ है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हुआ था। इस ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया था। तकरीबन 40 देश इसके साथ शामिल थे उसमें। और ये क्या क्या किया था कि जो इराक है वो मानव संसाधन, जो मानव रूपी संसाधन है इसके विध्वंस के लिए बहुत सारे हथियार निर्मित कर रहे हैं जो कि मानव जाति के खिलाफ जाएंगे। तो इराक को रोकने के उद्देश्य से मैं उस पर ये आक्रमण कर रहा हूँ, लेकिन असली मुद्दा कुछ और था अमेरिका का। उस वक्त इसका मुद्दा था कि वहां की राजनीति को चेंज कर देना, क्योंकि वहां तानाशाही शासन था, सद्दाम हुसैन था। ठीक है, वहां की राजनीति को चेंज करके वहां पर लोकतंत्र कायम कर देना। और सबसे बड़ा रीजन था कि वहां के पेट्रोलियम के जितने भी जगह हैं उस पर अमेरिका किसी तरीके से अपना दबदबा कायम कर ले। लेकिन फिलहाल अमेरिका दोनों ही चीजों में नाकामयाब रहा। ना तो उसकी जनता ने इनको एक्सेप्ट किया और ना ये उसके पेट्रोलियम के संसाधनों पर या उनके विभिन्न बड़े बड़े आपके तेल के कुओं पर अपना अधिकार नहीं जमा पाया। ठीक है, अब हमारे विश्व में सबसे ज्यादा तेल मिलता कहाँ है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, वो है आप लोगों का सऊदी अरब। फर्स्ट नंबर पे है ये वर्ल्ड में, सऊदी अरब में विश्व का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मिलता है। दूसरे नंबर पे आप लोगों का इराक आता है। ठीक है, इराक में तकरीबन 112 अरब बैरल पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, यानी सबसे बड़ा उत्पादक तेल का हमारे पूरे विश्व में सऊदी अरब है, दूसरे नंबर पर इराक है। ठीक है, अब इनके पास ज्यादा तेल है। अब एक मजाक की बात बताती हूँ, थोड़ी सी ज्यादा याद रह जाएगा। जो इराक है, जो सऊदी अरब है, आप लोग अपने जमीन के नीचे खोदना शुरू करो, आप खोदोगे कहीं ना कहीं से आपको पानी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर जमीन के नीचे पानी के स्रोत नहीं है, बल्कि खोदते हैं तो वहां तेल निकल आता है। ठीक है, और वहां तेल बहुत सस्ता है। जहां पर जिस चीज की बहुत आयात होती है हमेशा वहां वो सस्ता ही होता है।
ठीक है, वहां पर पानी की कमी है। सऊदी अरब में और इराक में पानी बेहद कम पाया जाता है। ये पानी उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, जबकि पेट्रोलियम को खूब इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाते हैं और वो खूब मुनाफा कमाते हैं, लेकिन उन्हें पानी खरीदना पड़ता है। और यही कारण है कि कई बार विभिन्न देशों के साथ नदियों के जल को लेकर भी इनके दूसरे देशों के साथ पंगे होते ही रहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए ये तो हो गया आप लोगों का पेट्रोलियम को लेकर के। पेट्रोलियम पूरे विश्व में विवाद का कारण बना ही रहता है। दूसरा हमारा यहाँ पर संसाधन आ गया जल। ठीक है, जल, आपका जो जल है वो भी बहुत सारे देशों के बीच में प्रॉब्लम का कारण बनता है। अब मैं शुरुआत करूं तो मेरी पहली लाइन यही होगी कि जो जल है वो जीवनदायी संसाधन है। ठीक है भाई, हम भी मानते हैं, तुम भी मानते हो, हर कोई मानता, प्राणी मानता है कि जीवनदायी संसाधन जल है। बिना जल के कोई जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन यही जल विभिन्न देशों के बीच में विवाद के कारण भी बन जाता है। ठीक है, क्यों और कैसे? भाई क्यों का मीनिंग तो एक ही होगा कि सभी देश अपने यहाँ पर कृषि करने का काम हर कोई करता है। अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान है कृषि का, और वो कृषि करने के लिए सभी देशों को पानी चाहिए। ठीक है, इसीलिए भी नदियों के पानी को लेकर खूब संघर्ष होते रहते हैं। सबसे पहले जहां पर हम लोग जानते हैं, हम ज्ञान से अज्ञान की ओर चलते हैं। हम पहले अपने भारत को देखते हैं, उसके बाद वर्ल्ड की ओर देशों की तरफ चलते हैं। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है आप लोगों की गंगा नदी को लेकर। ठीक है बेटा, गंगा नदी के पानी को लेकर विवाद है, क्योंकि बांग्लादेश लगातार आरोप लगाता रहता है कि भारत जो गंगा नदी के पानी को बांग्लादेश तक पहुंचाता है वो बांग्लादेश तक आते आते बिल्कुल खराब प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में विवाद का रीजन रहा गंगा नदी हमेशा, इसीलिए इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 1996 में फरक्का जल संधि करी थी दोनों देशों ने। उसके बाद थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम में सुलझेटा हो गया है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में, भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में आजादी के समय से प्रॉब्लम चल रही थी। जो आप लोगों के हिमालय से निकलती हैं नदियां, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल से निकलती हुई आपके जाती है पाकिस्तान की तरफ, उन 6 नदियों को लेकर प्रॉब्लम हमेशा बनी रही। ठीक है, 6 नदियों को लेकर बनी प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन निकाला 1960 में। 1960 पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान था, भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू था। दोनों ने मिलकर एक संधि की थी, जिसको कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको, 1960 में संधि हुई है दोनों के बीच में। ठीक है, इस संधि को हम बोलते हैं सिंधु जल संधि। मुझे तो लगा था बेटा आप लोगों को थोड़ा सा इतना तो पता ही होगा, चलो जो भी है। देखिए 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। इस सिंधु जल संधि के कारण अब 3 नदियों का पानी भारत में रहता है और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान पहुंचता है। कई बार न्यूज में सुना भी होगा, कई बार नरेंद्र मोदी देता है इनको धमकियां, पाकिस्तान को। नरेंद्र मोदी इनको धमकियां देता है कि या तो पाकिस्तान सुधर जाओ, नहीं तो जो आप लोगों की सिंधु जल संधि है वो हम तोड़ देंगे। ठीक है, थोड़े टच में रहा करो न्यूज के, बहुत सारी चीजें काम की आती हैं। इसके बाद इसके एग्जाम्पल और भी है बेटा, जैसे 1950-60 में, इस दशक में इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच में संघर्ष हुआ। संघर्ष था जॉर्डन और यारमुक नदी के पानी को लेकर। इन नदियों के पानी का बहाव एक दूसरे के देश में मोड़ने लगे थे ये देश, जिसकी वजह से इजराइल, सीरिया और जॉर्डन आपस में लड़ पड़े। इसके अलावा तुर्की, सीरिया और इराक, इन तीनों देशों के बीच में भी संघर्ष होता है फरात नदी के पानी को लेकर, क्योंकि फरात नदी पर बांध बन गया है। इस बांध की वजह से जो पानी का बहाव है वो आगे आने वाले देशों में कम हो गया है। ठीक है, जिसके कारण तुर्की तो बड़ा शांति से पानी ले लेता है, लेकिन सीरिया और इराक तक इस फरात नदी का पानी पहुंचते पहुंचते काफी लेवल कम हो जाता है, जिसको लेकर इन तीनों देशों के बीच में लगातार प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है बेटा, टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण आंदोलन। ठीक है, जैसे कि आपको शब्द से ही पता लग रहा है, पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक,
यानी पर्यावरण से रिलेटेड, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे आपके आंदोलन हमारे देश में भी हो चुके हैं और विश्व के अनेक देशों में भी हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले बात तो तुम्हें यही समझनी जरूरी है कि पर्यावरण आंदोलन के लिए या फिर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जितना सरकारों ने काम किया उससे ज्यादा काम एनजीओ और विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने किया है। ठीक है, क्योंकि एनजीओ जिनका मेन काम ही समाज कल्याण का कार्य करना है, तो उन्होंने पानी, आप लोगों के जल की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, बिजली की सुरक्षा के लिए, यहाँ तक कि विभिन्न महामारियों से बचाव के लिए या उनसे सुरक्षा पाने के लिए बहुत सारे काम किए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका सारा केवल एनजीओ और इसी तरह के विभिन्न संगठनों के सिर पर ही ज्यादा डालेंगे कि उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा से रिलेटेड काम ज्यादा किए सरकारों से। ठीक है, इसके बाद देखिए बेटा, यही लाइन मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है कि सरकारों से ज्यादा विभिन्न एनजीओ और संगठनों ने इसके लिए काम किया है। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण संबंधी आंदोलन पूरे विश्व में समय समय पर चलाए गए हैं। यानी विश्व का कोई ऐसा देश छूटा नहीं रहा है जिसने किसी भी एंगल से अपने ये पर्यावरण की सुरक्षा से रिलेटेड कभी कोई कार्य ना किया हो। ठीक है, तकरीबन सभी देश अब इस चीज को मानने के लिए रेडी हैं। 1960 से पहले तक बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं थी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 1960 के बाद पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर बातें शुरू हुई थी। ठीक है, और इसी टाइम पर यानी लगातार 3 दशकों में ज्यादा सक्रियता नजर आ रही है पर्यावरण को लेकर, जल के बचाव को लेकर। तो इन 3 दशकों में पूरे विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग जगह पर विभिन्न तरह के आंदोलन चलते रहे। ठीक है, इसके बाद बेटा अब जो असली बात की पूरे विश्व में ये ऐसा हो क्या रहा है जिसके कारण इतना पोल्यूशन फैल रहा है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारे खनिज उद्योग है। ठीक है, खनिज उद्योग है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोले जाते हैं, और इन खनिज उद्योगों को लेकर बहुत सारे देशों की कंपनियां जो अलग अलग देशों में जाकर काम कर रही है। ठीक है, इसके अलावा वहां पर काम ही नहीं, वहां पर बहुत बड़े लेवल पर लोगों को रोजगार देने का काम भी कर रही है, बहुत बड़े स्केल पर सामान बनाकर भी निकाल रही है। हमारी अर्थव्यवस्था एक के बाद एक मजबूत होती चली जा रही है। ठीक है, लेकिन बेटा ये खनिज उद्योग जितना हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में कामयाब हैं, उतना ही इनकी वजह से पोल्यूशन भी लगातार फैलता रहता है। ठीक है, इस पोल्यूशन को किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए बहुत स्टडी की गई है। बहुत सारे तरह के ऐसे सरकारों ने भी, एनजीओ ने भी कार्यक्रम चलाए हैं जिसके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि इन अपने पर्यावरण की, अपनी भूमि की, अपने जल की सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो देखिए बेटा ये लिखा हुआ है कि खनिज उद्योग विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण अलग अलग देशों में खुले, जो पर्यावरण का मुख्य कारण बने। मुख्य कारण भले ही बने, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत हुई, काफी स्ट्रोंग हुई। ठीक है, तो भाई खनिज उद्योग लगाने तो बेहद जरूरी है। हाँ, बात यह है कि पोल्यूशन को किस तरीके से रोका जाए, वो चीज हमारी सरकार की और विभिन्न एनजीओ की मुख्य बनी हुई है। अब हमारे रसायन उद्योग हैं, रसायन का इस्तेमाल करते हैं हम जिन उद्योगों में, वो उद्योग भी बहुत बड़े लेवल पर आपके भूमि, जल, वायु, हर तरीके का पोल्यूशन फैलाते हैं। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, हम लोगों के विकास के लिए जरूरी भी है कि खनिज उद्योग और रसायन उद्योग दोनों चले। ठीक है, दोनों चलेंगे तभी जाकर हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत बनेगी। हाँ, वो चीज अलग है कि हम लोगों को जिस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल करने का तरीका चेंज करना होगा हमें, ताकि पोल्यूशन ना हो। इनको इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी, इस तरीके की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे विश्व में या हमारे पर्यावरण में पोल्यूशन कम से कम पहुंचे। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल दे रखा भैया आप लोगों के यहाँ कि फिलीपींस में एक ऑस्ट्रेलिया की एमएनसी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी लगी हुई है। ठीक है, उस बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम है वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन। ये जो आप लोगों की एमएनसी लगी हुई है
फिलीपींस में, ऑस्ट्रेलिया की। इसका मेन काम परमाणविक शक्ति के इस्तेमाल करना है। परमाणविक शक्ति का इस्तेमाल करके विभिन्न तरह की पावर का निर्माण ये करती है, ठीक है। लेकिन बेटा इसका बहुत बड़े लेवल पर फिलीपींस के लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि इस परमाणविक शक्ति के निर्मित करने में कुछ ऐसी रेजेस बाहर निकलती थी जिसके कारण आसपास का जितना भी इलाका है वो सारा का सारा खराब होता चला जा रहा था। खासकर ऐसे इलाकों में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी जहां पर आदिवासी लोगों का समूह था। फिलीपींस के आदिवासियों ने भी, और जबकि ऑस्ट्रेलिया जहां की एक कंपनी थी वहां के देश में भी, यानी ऑस्ट्रेलिया में भी जो आदिवासी लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। यानी जो वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, जो ये आप लोगों की एमएनसी थी, इसका विरोध फिलीपींस में ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। क्यों? क्योंकि ये पोल्यूशन का मेन कारण बन रही थी, ठीक है। इसके खिलाफ पर्यावरण बचाओ आंदोलन चलाया गया था। इसके अलावा समय समय पर बांध विरोधी आंदोलन और पर्यावरण बचाओ आंदोलन भी लगातार चलते रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को सबको पता है कि पर्यावरण बचाओ आंदोलन और बांध विरोधी आंदोलन क्या होते हैं, क्योंकि भाई ये आप लोग इंडिया वाले बुक में मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और इंडिया का एग्जाम्पल भी जरूर उठाऊंगी। जैसे कि भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, इसकी गूंज पूरे वर्ल्ड में सुनाई देती है। और हमारे जैसे हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन को पढ़ते हैं और देशों की बुक्स में भी आप लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन का जिक्र पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा चिपको आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन था नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध को बनाने से रोकने का आंदोलन, इसीलिए उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा, ठीक है। जबकि चिपको आंदोलन आपके उत्तराखंड में शुरू हुआ, एक छोटा सा आंदोलन था जो धीरे धीरे करके पहले पूरे भारत में फैला, फिर भारत की बाउंड्री को पार करके विश्व के विभिन्न देशों तक ये पहुंच गया, ठीक है बेटा। आप लोगों को पता होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में शुरू हो चुका था, ठीक है। 1980 के दशक में शुरू हो चुका था और तकरीबन अभी हम लोगों का जब 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति पास करी सरकार ने, उसके बाद इसका प्रभाव थोड़ा कम होना शुरू हुआ था, ठीक है। सरदार सरोवर के विरोध में ये हुआ था कि इतना बड़ा बांध बन रहा है जिसकी वजह से तकरीबन 250 गांव डूब जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जमीन जायदाद वन खेत सब कुछ पानी में डूब जाएंगे, जिसके कारण लोग बेघर हो जाएंगे, उनको विस्थापित होना पड़ेगा। दुनिया भर की प्रॉब्लम थी। जो इन्होंने आंदोलन किया वो भी अपने लेवल पर बिल्कुल सही था, लेकिन जब सरकार ने इसका सोल्यूशन निकाल दिया 2003 में, तो उसके बाद इसका काम तेज गति से चलने लगा, जिसके बारे में आप लोगों को पता भी है कि आज ये 1980 के दशक में आप लोगों का नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। जो 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति के बाद इसका सोल्यूशन निकल गया, ठीक है। आप लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन पूरा डिटेल से पढ़ा। इसके अलावा चिपको आंदोलन है बेटा। चिपको आंदोलन जो 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था, पता होगा अंगू के पेड़ को बचाने के लिए हुआ था, और धीरे धीरे करके ये इतने बड़े स्केल पर पहुंचा कि हमारी सरकार को ये देना पड़ा, ऑर्डर देना पड़ा कि हिमालय क्षेत्रों में आने वाले 15 सालों तक कोई भी किसी भी तरह के पेड़ वगैरह को नहीं काट पाएंगे, ठीक है। तो यही बात है बेटा आप लोगों की कि लगातार आंदोलन ऐसे चलते रहते हैं, पर्यावरण आंदोलन, बांध विरोधी आंदोलन या फिर किसी भी संसाधन के संरक्षण के लिए आंदोलन चलते रहते हैं, जिससे कोशिश की जाती है कि पूरा वर्ल्ड उसको सपोर्ट करे, पूरी जितने भी विश्व में कंट्रियां हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करे, उस सपोर्ट के माध्यम से वो पूरे तरीके से उसके बचाव के लिए काम करे, ताकि हम तो उसको इस्तेमाल करे ही करे, आने वाली पीढ़ी भी उसको इस्तेमाल कर सके, ठीक है। क्योंकि बेटा हम लोगों को टिकाऊ विकास करना है, हमें टिकाऊ विकास करना, हमें ऐसा विकास नहीं करना जिसमें हम संसाधनों को अपने हाथों से खत्म करने पर लगे रहें, ठीक है। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध का पहला आप लोगों का आंदोलन है। दक्षिणी गोलार्ध जो कि अल्प विकसित और विकासशील कंट्रियां यहाँ पर है। जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ का पहला आंदोलन था फ्रैंकलिन नदी पर, ठीक है।
फ्रैंकलिन नदी और परवर्ती वन यानी उसके आसपास का जो वन वाला इलाका था इसको बचाने के लिए सबसे पहला आंदोलन हुआ था और ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यानी दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध का जो पहला बांध विरोधी आंदोलन हुआ या फिर जल को बचाने पर्यावरण को बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को ये पूरा पोर्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।